तूफान का खतरा तो मुंबई वासियों पर मंडरा रहा है, लेकिन उससे पहले आई बारिश ने इस गर्मी में मुंबई वासियों को थोड़ी राहत पहुंचाई है। और इसी शहर से यानी कि मुंबई से मैं सिटी सेंटर शो लेकर हाजिर हूं। शुरुआत करते हैं निसर्ग तूफान की खबर से। अरब सागर में उठने वाले इस तूफान ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग के मुताबिक कल इस तूफान के महाराष्ट्र के अलीबाग पहुंचने की संभावना है। इस तूफान के लैंड करते वक्त हवा की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटे का अनुमान लगाया जा रहा है। कल पालघर, पुणे, ठाणे, मुंबई, धुले और नासिक में भारी बारिश की चेतावनी दे दी गई है। प्रधानमंत्री ने भी आने वाले तूफान को लेकर ट्वीट किया है और लोगों से आग्रह किया है कि वो अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। महाराष्ट्र में एनडीआरएफ की 15 टीमें तैनात हैं। तूफान के पहले पालघर में समंदर के किनारे के गांव खाली होने लगे हैं। दमन और हरिहरेश्वर के बीच में 3 जून के दोपहर तक अलीबाग के पास में रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में से क्रॉस करने की संभावना है। इसमें चलते विंड स्पीड 100 से 110 किलोमीटर हो सकते हैं, कभी कभार वो 120 तक पहुंच सकते हैं। और हमारे सहयोगी अभिषेक शर्मा थोड़ी देर पहले मुंबई के प्रभादेवी इलाके में मौजूद थे। समंदर किनारे किस तरह से हलचल हो रही है, हवा का रुख क्या है, अपनी रिपोर्ट में वो बता रहे हैं। मुंबई में इस वक्त में चिंताओं की रेखा है, क्योंकि निसर्ग दस्तक देने को है। 100 किलोमीटर से 120 किलोमीटर की रफ्तार से जब हवाएं टकराएंगी मुंबई से, तो इस बात को लेकर चिंता है कि शहर का क्या होगा, क्योंकि शहर में बहुत सारी जगहों पर पिछले 2 महीने से ऐसी मशीनें खड़ी हुई हैं अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स के ऊपर, जो बहुमंजिला इमारत बना रही थी। तो वो मशीनें इतनी जल्दी नहीं उतारी जा सकती हैं और मजदूरों की भी बड़ी कमी है। तो एक चिंता की बात यह है। दूसरी चिंता की बात है कि जहां मैं खड़ा हूं प्रभादेवी में, इसके ठीक पीछे से एक बस्ती दिखाई देती है जो कि वर्ली की बस्ती है। वर्ली, कोलीवाड़ा और दूसरे इलाके मछुआरे यहाँ पर रहते हैं और पिछले 100 साल में ये बस्तियां तैयार हुई होंगी। पिछले 30-40 में ज्यादा यहाँ तट तक लोग पहुंच गए हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि ये जो बस्तियां हैं समंदर के बिल्कुल किनारे पर हैं। अगर 2 मीटर तक की लहरें उठती हैं और तेज हवाएं चलती हैं, और इतनी तेज हवाएं चलती हैं, तो यहाँ पर इनके ढांचों का क्या होगा, ये एक चिंता का सवाल है। दूसरी एक और बड़ी चिंता इस बात को लेकर है कि पहले ही शहर चरमराया हुआ है कोविड की वजह से, क्योंकि पुलिस प्रशासन और जो बीएमसी है उनके पास पहले से ही बहुत ज्यादा काम है। ऐसे में ये जो नई चिंता है, ये बहुत ज्यादा मुश्किलें खड़ी करने वाली है निसर्ग को लेकर। मुंबई का जो सिस्टम है वो पिछले 100 साल में ऐसा नहीं बना है कि किसी बड़े तूफान का सामना कर सके, इसलिए चिंताएं ज्यादा हैं और इसी को लेकर कैबिनेट लगातार मीटिंग कर रही है, प्रशासन लगातार मीटिंग कर रही है। मुंबई से अभिषेक शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और इस तूफान के साथ साथ मुंबई में मानसून भी दस्तक देने वाला है और हर मानसून में ये सवाल उठता है कि क्या मुंबई बारिश के लिए तैयार है। इस बार भी हालात कुछ अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं। मेरे सहयोगी सोहित मिश्रा आपको मुंबई के सायन इलाके का हाल दिखाएंगे, जहां नालों में कूड़ा भरा हुआ है। मुंबई में कोरोना संक्रमण का सबसे ज्यादा असर है। इस बीच मानसून के आने के कारण यहाँ पर जो परेशानियां हैं वो ज्यादा बढ़ सकती हैं। आमतौर पर 31 मई तक जो नाला सफाई है वो पूरा हो जाना चाहिए, लेकिन जिस तरह से आप देख रहे हैं ये सायन कोलीवाड़ा का दृश्य है और यहाँ पर नाले की सफाई अब तक पूरी तरह से नहीं की गई है। मुंबई में ऐसे कई जगह मिल जाएंगे जहाँ पर इसी तरह के हालात हैं। ऐसे में आप इसकी गंभीरता इस बात से समझ सकते हैं कि आमतौर पर मानसून से पहले जो मलेरिया होता है, डेंगू होता है, उसके लिए दवाइयों का छिड़काव यहाँ पर खासतौर पर जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं वहाँ पर की जाती हैं। लेकिन इस साल क्योंकि सब कोरोना के कारण चीज़ें बदल गई हैं, तो वो भी सही से नहीं हो पाया है। और इसी तरह के अगर हालात हैं और ज़ोरदार बारिश होती है जिस तरह से अनुमान लगाए जा रहे हैं, तो पानी अंदर जाने के बजाय भर जाएगा, जिसके कारण लोगों के घरों में भी ये पानी जा सकता है। तो इससे कई सवाल उठते हैं और जिस तरह से मैंने कहा कि इससे बीमारियाँ का खतरा जो है बढ़ जाता है, तो जिस तरह से बेड्स भी अवेलेबल नहीं है, तो अगर लोगों को इससे परेशानी होती है तो वो क्या करेंगे। तो इन सब से एक ही सवाल उठता है कि क्या वाकई मुंबई मानसून के लिए तैयार है, क्योंकि जिस तरह से तैयारियां होनी चाहिए वो फिलहाल होती हुई नजर नहीं आ रही है। मुंबई से कैमरा पर्सन संजय मंडल के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आपका या आपके परिवार के किसी सदस्य का कोरोना वायरस से सामना होता है, तो आपको घबराने की और इधर उधर जाकर अस्पताल ढूंढने की जरूरत नहीं है। अब ये सारी व्यवस्था आपके मोबाइल फोन पर आ चुकी है। देखिए शरद शर्मा की ये रिपोर्ट। भगवान ना करे कभी आपको, आपके परिवार में किसी को या आपके जानने वालों में किसी को भी कभी कोरोना हो, लेकिन अगर कभी कोरोना हो जाए और आपको अस्पताल ढूंढने की ज़रूरत पड़े, बेड्स ढूंढने की ज़रूरत पड़े या ये ढूंढने की ज़रूरत पड़े कि कहाँ पर वेंटिलेटर उपलब्ध है, तो अब आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब ये सब आपके मोबाइल पे आ गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है दिल्ली कोरोना। तो ये
आप अपने मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर में जाइए और यहाँ पर टाइप कीजिए दिल्ली कोरोना, तो ये ऐप जो है आ जाएगी। ये दिल्ली सरकार की ऐप है, इसको आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिए। मैं तो यही सलाह दूंगा कि आप इसको देख रहे हैं, भले ही आपको कोरोना हो ना हो, लेकिन आप ये ऐप जो है डाउनलोड कर लीजिए, जिससे आपको ये भी पता चलता रहेगा कि सरकार का स्टेटस क्या है, हम जो कोरोना से लड़ रहे हैं उसका स्टेटस क्या है। ये डाउनलोड हो गई, ऐप को खोलिए और ये देखिए ऐप खुलते के साथ ही इसमें आपको दो चीज बहुत ही साफ दिखाई दे रही हैं कि दिल्ली में कोरोना के लिए टोटल नंबर ऑफ बेड्स कितने हैं, वेंटिलेटर कितने हैं। आप इसमें जाइए, दिखाई दे रहा है कि 6,731 इस समय कोरोना के बेड्स दिल्ली में टोटल हैं। 2,819 ऑक्युपाई हैं, यानी इतने पर पेशेंट्स हैं, मरीज हैं, और 3,912 जो है ये खाली हैं। तो इसमें जब आप अंदर जाएंगे तो ये आपको सारा दिखाएगा कि किस अस्पताल में ये सरकारी, ये भी साथ में बता रहा है कि कौन सा सरकारी अस्पताल है, कौन सा प्राइवेट अस्पताल है। देखिए जैसे ये लिखा हुआ है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ये गवर्नमेंट लिखा हुआ है, ऐसे ही इसके सामने लिखा हुआ है प्राइवेट हॉस्पिटल। तो सबका लिखा हुआ है कि टोटल उसके पास कितने बेड्स हैं, कितने ऑक्युपाइड हैं यानी कितने मरीज हैं, और कितने जो हैं वैकेंट हैं यानी कि खाली है। ठीक इसी तरह से आपको अगर वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कोरोना के अंदर वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है जब बहुत सीरियस केस हो जाते हैं, तो ये देखिए दिखाई दे रहा है कि दिल्ली के अंदर इस समय 302 वेंटिलेटर टोटल हैं, जिनमें से 92 पर 92 पर इस समय मरीज हैं और 210 वेंटिलेटर जो है खाली हैं। इसको थोड़ा सा आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई दे जाएगा किस अस्पताल में वेंटिलेटर हैं और कौन सा सरकारी है, कौन सा प्राइवेट है, कितने खाली हैं और कितने भरे हुए हैं। तो अब ये एक तरह का डॉक्यूमेंट है आपके हाथ में। आप अस्पताल में जाएं और यहां पर बेड्स की डिमांड करें या वेंटिलेटर की डिमांड करें, और अगर वो मना करते हैं कि यहां पर बेड्स अवेलेबल नहीं हैं या फिर वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं है, तो उनको ये ऐप दिखाएं। और अब खबर उत्तर प्रदेश से, जहां कोरोना वायरस का हर चौथा मरीज कोई प्रवासी मजदूर है। बड़ी तादाद में आए मजदूरों से अब संक्रमण फैलने का खतरा मंडरा रहा है। चूंकि अब इन्हें होम क्वारंटीन में रखा गया है, इसलिए इनकी पहचान करने के लिए इनके घरों पर लाल झंडे फहराए जा रहे हैं और इन पर निगरानी रखने के लिए प्रधानों को ट्रेनिंग दी जा रही है। भूपेंद्र के घर लगा ये लाल झंडा देख दूर से ही लोग समझ जाते हैं कि वो प्रवासी मजदूर हैं और उन्हें घर से बाहर ना निकलने की हिदायत है। यह झंडा उनके घर को दूसरे घरों से अलग करता है। गांव की निगरानी समिति उनकी जासूसी करती है कि वो बाहर ना निकलें। हम लोग जब रूम से निकले तो हम लोग 200 किलोमीटर पैदल चले। उसके बाद में जब थक गए, छाले पड़ाए तो साधन लिया, साइकिल ली। उसके बाद में कुछ दूर साइकिल से आए। उसके बाद में जब फिर थक गए, साइकिल से भी 14 किलोमीटर चला नहीं जा सकता, तब जाके हम लोगों ने फिर साधन से आए। यूपी में बड़ी तादाद में घरों में क्वारंटीन किए गए प्रवासी मजदूरों के रहन सहन का जायजा लेने हम उनके तमाम दूर दराज गाँवों में गए। काकोरी का पठानखेड़ा गांव भी उनमें से एक है। यहाँ प्रवासी मजदूरों के घर पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं जिनमें उन्हें तमाम निर्देश हैं। एक दूसरे गांव 10 देई में ब्रजेश पाल के घर पे हेल्थ वर्कर, जिन्हें आशा बहू कहते हैं, उन्हें क्वारंटीन के नियम कायदे समझाती मिली। इससे बहुत फ़ायदा हुआ। इससे जो ये संक्रमण है जो दूसरों तक नहीं पहुंच सकता है, हम अपने परिवार में अलग रह रहे हैं, परिवार वालों से भी बच के रहें, क्योंकि इससे क्या होता है गांव वालों को भी फैल जाएगा, पूरा गांव बंद हो जाएगा तो सभी समस्याएं बढ़ जाएंगी। काकोरी में ब्लॉक के दफ्तर में प्रधानों की ट्रेनिंग चल रही है। उन्हें बताया जा रहा है कि प्रवासी मजदूरों पे निगरानी रखने के लिए वे किस तरह अपना नेटवर्क बनाएं और अगर वे बाहर घूमें तो उन्हें कैसे रोका जाए। इसके बाद यही ट्रेनिंग आशा बहुओं को दी जाएगी। ये पूरे यूपी में हो रहा है। ये बड़ी चुनौती है, लेकिन जिस तरीके से प्रशासन ने अपना नेटवर्किंग बनाई है, एक ग्राम निगरानी समिति का गठन किया गया है जो हमारे विकास खंड की 56 ग्राम पंचायतों में सब में कार्यरत है वर्तमान में, जिसमें लगभग 10 से 12 सदस्य हैं जो गांव से ही सीधे जुड़े हुए हैं और एक सर्विलांस टीम की तरह काम कर रहे हैं। यूपी में बड़ी तादाद में प्रवासी मजदूर ट्रकों में भूसे की तरह भर के भी आए हैं। अगर उनमें कुछ संक्रमित रहे हों तो उनसे कितनों को इन्फेक्शन फैलेगा, ये कहना अभी मुश्किल है। इसे लेके चिंताएं बहुत बड़ी हैं।
ये लाल झंडा एक बहुत छोटा सा प्रतीक है उन बड़े खतरों के अंदेशों का जो प्रवासी मजदूरों के साथ यूपी के तमाम गांवों में दाखिल हो रहा है। ये खतरे कितने बड़े हैं ये थोड़े दिन के बाद पता चलेगा। काकोरी के नया खेड़ा गांव में कैमरामैन विनीत कुमार वर्मा के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से आने जाने वाले यात्रियों और सुरक्षा कर्मियों के साथ साथ एयरलाइंस और एयरपोर्ट पर तैनात लोगों के बीच सीधा संपर्क ना हो, इसके लिए कुछ खास इंतजाम किए गए हैं। इसी के साथ ही एयरपोर्ट पर कई लोग ऐसे नजर आए जिनका पूरा परिवार पीपीई में दिखा। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु। यहाँ सब कुछ पहले से अब अलग है। टिकट मोबाइल या हार्ड कॉपी से स्कैन करें, बोर्डिंग पास बाहर आता है। अंदर जाने से पहले थर्मल स्कैनिंग और फिर गेट पर मास्क नीचे कर आईडी कार्ड सीआईएसएफ को दिखाएं। मैग्नीफाइंग स्क्रीन से दूसरी तरफ सब कुछ बड़ा दिखता है। फिर अंदर बोर्डिंग पास स्कैन करने पर लगेज टैग, फिर सुरक्षा जांच आपका और बैग का। सामान निकालने के बाद ट्रे को सैनिटाइज किया जाता है। ऐसे में एयरपोर्ट का खर्च बढ़ा है। कहीं एयरपोर्ट चार्जेस बढ़े तो हवाई यात्रा और महंगी हो जाएगी। Sanitization and cleaning of all surfaces at the airport very frequently so that सैनिटाइजर से लेकर नए इंफ्रास्ट्रक्चर सबका खर्च बढ़ा है, लेकिन हमने एयरपोर्ट फीस नहीं बढ़ाने का फिलहाल फैसला किया है। At this point, like you asked, there is no plan to increase airport charges. इस एयरपोर्ट पर अभी तकरीबन 13,000 लोग ही आवाजाही कर रहे हैं। हालांकि पहले ये आंकड़ा 1 लाख रोजाना का था। एयरपोर्ट पर ऐसा परिवार भी दिखा जिसने पीपीई किट पहना हुआ था। यहाँ पर जो सुरक्षा एजेंसियाँ हैं, जो एयरपोर्ट के जो अधिकारी हैं, यहाँ पर जो आईटी सेल है, सब ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है ताकि जो चुनौतियाँ कोविड-19 की वजह से खड़ी हुई हैं उसका सामना किया जा सके और हम कोविड-19 के साथ जीना सीख लें जब तक इसका वैक्सीन बनकर सामने नहीं आता। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया।